और अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर के अंदर हम डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशंस ऑफ डबल इंटीग्रल ये हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल्स। जी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो फंक्शंस का सम आपको दिया हुआ है तो इन दोनों फंक्शंस के ऊपर डबल इंटीग्रल आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डबल इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंटीग्रल्स। जिस तरह सिंगल इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है बिल्कुल वही डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन के साथ तो आप इस कांस्टेंट को डबल इंटीग्रल के आउटसाइड लेकर इंटीग्रल को फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास दो फंक्शन ऐसे हैं कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की तमाम वैल्यूज जी की तमाम वैल्यूज से लार्जर हो डोमेन या रीजन डी के अंदर, तो फिर इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है, यहाँ पर भी ये ग्रेटर का साइन आता है, स्मॉलर का साइन नहीं है ये, तो वो लार्जर जो इंटीग्रल होगा, लार्जर जो फंक्शन है उसका इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो भी लार्जर होगी और जो स्मॉलर फंक्शन है उसके इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी। इसी तरह डी आपके पास एक रीजन है दैट इज यूनियन ऑफ D1 एंड D2। मतलब आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये आपके पास एक रीजन है D1, ये रीजन D1 है और इसके साथ ये वाला रीजन है D2। इस सारे रीजन को हम नाम दे देते हैं डी का। मतलब डी रीजन इज द यूनियन ऑफ D1 एंड D2। फिर अगर आपने इस पूरे रीजन के ऊपर डबल इंटीग्रल फाइंड आउट करना हो तो वो बराबर होगा D1 का इंटीग्रल प्लस D2 के अलोंग डबल इंटीग्रल। अच्छा, अब आपको याद होगा कि जो डबल इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि ये जो डबल इंटीग्रल होता है ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन अ रीजन डी, ये आपको वॉल्यूम देता है। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सरफेस। जिस सरफेस की जो बेस होती है वो ये रीजन डी होता है, तो ये आपको वॉल्यूम देता है। लेकिन ये बात याद रखें, अगर आप इस इंटीग्रल के अंदर ये जो एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी इंटीग्रल की, अगर आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ओवर द रीजन डी, देन द डबल इंटीग्रल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन डी। फिर वो जो प्लेन के अंदर जो रीजन डी आप लेंगे तो ये डबल इंटीग्रल जो होगा वो उसका आपको एरिया देगा, उसके एरिया के ये बराबर होगा। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी डबल इंटीग्रल की। नेक्स्ट आपके पास है डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जी अगर आपके पास f जो है ना, ये एक फंक्शन है एक पोलर रेक्टेंगल r के ऊपर, जिसके अंदर जो रेडियस r है ये ग्रेटर आर इक्वल टू a है और लेस आर इक्वल टू b है। a और b ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है। मतलब a जो है वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो इसका मतलब है a और b दोनों नॉन नेगेटिव नंबर है। और थीटा जो है ये लाई कर रहा है बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और एंगल्स जो अल्फा और बीटा, इन पे कंडीशन ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 पाई से कम होना चाहिए। तो फिर अगर आप इस इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स को, इस डबल इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे तो उसके अंदर जो चेंजिंग्स आएंगी
एक तो आपने एक वेरिएबल आपके पास है आर, एक वेरिएबल थीटा है। अब जो थीटा है इसकी लिमिट्स आपने ली हैं अल्फा टू बीटा, और जो आर की वैल्यूज हैं वो आपने ऊपर ली हुई हैं ए टू बी, और एक्स को आपने रिप्लेस करना है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और y को आपने रिप्लेस करना है आर साइन थीटा। ये कन्वर्जन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एरिया होता है, एरिया एलिमेंट डी ए, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से चेंज होगा। कार्टेशियन में तो आप इसको लिखते हैं ना डी एक्स और डी वाई, ये कार्टेशियन के अंदर होता है। जब आप इसको पोलर में चेंज करेंगे तो ये बराबर होगा आर डी थीटा और साथ में डी आर। तो ये एरिया एलिमेंट होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो ये बात आप याद रखें, डी ए जो होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसको आप इस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे। जी, इसकी एक एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमें एक डबल इंटीग्रल दिया हुआ है और रीजन जो है वो रीजन है आर। इन द अपर हाफ प्लेन बाउंडेड बाय द सर्कल्स, एक ऐसा सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और इसका रेडियस 1 है। फिर एक दूसरा सर्कल हमें दिया हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन पर ही है लेकिन उसका रेडियस जो है वो 2 है। क्योंकि 4 को हम लिखेंगे ना 2 का स्क्वायर, तो रेडियस कितना बन जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम इस रीजन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लें तो हमें इंटीग्रल इवेलुएट करने में आसानी होगी। तो पहले मैं इस रीजन को थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। जी, पहले हम ऐसा सर्कल बनाते हैं। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि अपर हाफ प्लेन में लेना है आपने। जो सर्कल आपने बनाना है वो कंप्लीट सर्कल नहीं है बल्कि सेमी सर्कल है अपर हाफ प्लेन के अंदर। तो ये तो हो गया यूनिट सर्कल, ये इसका रेडियस हमने 1 ले लिया, ये यूनिट सर्कल आ गया आपके पास। अब आपने ऐसा सर्कल हाफ सर्कल लेना है जिसका रेडियस 2 के इक्वल हो। इसका रेडियस 1 है तो 2 इससे थोड़ा सा डबल हो जाएगा। तो ये वाला सर्कल आप इस तरीके से बना लेंगे। तो इन दोनों सर्कल्स के अंदर जो बाउंडेड रीजन है उस रीजन के अलोंग आपने इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। तो इसका मतलब है कि वो ये वाला सारा रीजन है। अच्छा, अब इस रीजन से आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए अब आप देखें कि एंगल जो है ना, एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल जो होता है वो 0 होता है। मतलब यहाँ पर एंगल जो है वो 0 है और यहाँ पर ये रीजन एंड हो रहा है तो यहाँ पर एंगल जो है 180 डिग्री, या रेडियन के अंदर आप पाई लिखेंगे। ये तो हो गई थीटा की वेरिएशन। मतलब थीटा जो एंगल आपके पास है इसकी वेरिएशन 0 से लेकर पाई तक है। इसी तरह जो स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है और लार्जर सर्कल का रेडियस 2 है। इसका मतलब है कि रेडियस ये जो रीजन है ना वो 1 से ग्रेटर है, उसके अंदर आर की वैल्यू, और 2 से स्मॉलर है। आपने शेडिड रीजन देखना है ना, तो शेडिड रीजन के अंदर जो आर की वैल्यू है वो लाई कर रही है बिटवीन 1 एंड 2। ये रेडियस की वैल्यू होगी। जी, अब आप गिवन इंटीग्रल के अंदर x को पुट कर दें r cos थीटा, और जो आपके पास वेरिएबल y है उस y को आप पुट कर दें r sin थीटा। जी,
अब अगर हम इसको इवेलुएट करें तो ये आपके पास जो गिवन इंटीग्रल है जी, डबल इंटीग्रल r की जो वैल्यू है, यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है 3x और प्लस 4y² और साथ में dA। जी, इसको जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, अब थीटा की वैल्यू आपको 0 to पाई दी हुई है, इसीलिए फर्स्ट इंटीग्रल जो है इसकी लिमिट आ जाएगी 0 to पाई। जी, इसके अलावा सेकंड जो इंटीग्रल है उसमें r की वैल्यू हमें दी हुई है 1 से लेकर 2 तक, तो ये आ जाएगी। x की वैल्यू हम पुट कर दें इसके अंदर r cos थीटा प्लस 4 और y की वैल्यू हम r पुट करेंगे तो ये r cos साइन पुट करेंगे तो ये r² और साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और जो एरिया था वो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि DA पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा r dr और d थीटा। आपका जो आउटर इंटीग्रल है उसमें आपने थीटा की वैल्यू लिखी थी, इसलिए आउटर डिफरेंशियल आपने थीटा लिखना है और अंदर जो डिफरेंशियल है वो आपने dr लिखना होगा। अब इस r को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के अंदर, तो ये डबल इंटीग्रल आपके पास कुछ यूं बन जाएगा 0 to पाई 1 to 2 और 3r² हो जाएगा और cos थीटा। सिमिलरली 4r³ बन जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये हमने एक कार्टेशियन इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैंने उसको चेंज कर दिया। अब इसको आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसको अब आप सिंप्लीफाई खुद कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद इस इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास निकल आएगी 15 पाई डिवाइडेड बाय 2। ये इस इंटीग्रल की वैल्यू है। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं आपको ये करवा दूंगा। ये मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरीके से एक कार्टेशियन इंटीग्रल को आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज करके उसको सिंपल करके इवैल्यूएट कर सकते हैं। जी, फर्दर आपके पास एक और एग्जांपल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ solid bounded by the plane z is equal to 0 and the paraboloids। अब उसी तरह से अगर आप इसको भी पहले स्केच कर लें तो स्केच करने के बाद इसको इवैल्यूएट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जी, इसका रीजन जो है ना, रीजन स्केच करने के लिए z आप 0 पुट करेंगे जो आपको इक्वेशन दी हुई है पैराबोलाइड। तो जब आप z को 0 रखेंगे तो यहाँ से पैराबोलाइड की इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, जो कि एक यूनिट सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, मतलब रेडियस इसका 1 है। और यहाँ पर पूरा जो सॉलिड है उसका आपने निकालना है, तो इसीलिए थीटा की जो वेरिएशन होगी यहाँ पर वो बन जाएगी 0 से 2 पाई। और r की जो वेरिएशन है रेडियस आपका स्टार्ट होगा 0 से और 1 पे एंड हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके का यहाँ पर एक यूनिट सर्कल बनने वाला है। तो सेंटर पे इसका रेडियस 0 होता है और बाउंड्री पर जाकर ये 1 होता है। लो जी, इस तरीके से अगर आप इसको डबल इंटीग्रल की फॉर्म में लिखें
तो वॉल्यूम आपके पास बन जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई ले लेंगे और सेकेंड इंटीग्रल के अंदर r की वैल्यू 0 to 1 आ जाएगी और यहाँ पर अब आप z लिखेंगे, z या f ऑफ x, और यहाँ पर आपके पास r भी आ जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर और dr और d थीटा लिखा जाएगा। मजीद z की जो आपको ऊपर गिवन वैल्यू है, अगर हम उसको वो पुट कर लें तो 0 to 2 पाई और 0 to 1, z की वैल्यू हमें गिवन है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में r और dr और d थीटा। इसको हमने पोलर में चेंज करना था, तो हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है, इसमें अगर आप एक्स आर cos थीटा पुट करें और वाई आर साइन थीटा पुट करें तो ये आर स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। इसीलिए फर्दर इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 0 to 2 पाई बन जाएगा, 0 to 1 और 1 माइनस आर स्क्वायर और r और dr और d थीटा। लो जी, ये मैंने इंटीग्रल की फॉर्म में इसको बना दिया वॉल्यूम को। अब इसको इवेलुएट करना निहायत ही आसान है। इस r को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका रिजल्ट जो है ना वो आपके पास π/2 निकलेगा। ये इसका वॉल्यूम निकल आएगा जी। नेक्स्ट आपके पास है double integral in polar coordinates for polar regions। मतलब प्रीवियस के अंदर ना हमें स्पेसिफिक रीजन दिए हुए थे, मतलब सेक्टर दिए हुए थे जिसमें थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट थी और आर की वैल्यू भी कांस्टेंट थी। अब इसके अंदर उसने ये कह दिया है कि आर की जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि आर की जो वैल्यू है वो फंक्शंस की सूरत में है। मतलब ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो बाउंड्री है ये सर्कल की बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर भी ये, बल्कि ये कंटिन्यूअस कर्व्स है। तो कर्व जो होती है वो हमेशा एक फंक्शन की सूरत में होती है, तो इसीलिए ये इस सूरत में आप बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे कि आउटर इंटीग्रल में थीटा की लिमिट देंगे, इनर इंटीग्रल के अंदर वो फंक्शंस रखेंगे, लेकिन इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। हमेशा इनर में या आपने फंक्शन लेने होंगे और आउटर इंटीग्रल के अंदर आपने वो जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कांस्टेंट लिमिट्स, वो आपने पुट करनी होगी। नीचे ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एरिया का फार्मूला भी प्रूफ किया हुआ है। बहरहाल ये तरीका कार होगा। ये एग्जाम्पल दी हुई है कि यूज डबल इंटीग्रल टू फाइंड एरिया enclosed by one loop of the four leaved rows r is equal to cos 2 theta। तो ये नीचे सॉल्व किया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ डबल इंटीग्रल। अभी वेक्टर एनालिसिस के बाद हमने मैकेनिक्स का कोर्स स्टार्ट करना है, तो तब ये चीजें जो है वहां पर इनकी एप्लीकेशंस हम काफी सारी देखेंगे। जो कंटिन्यूअस बॉडीज होती हैं उनकी उनमें ये डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल और सिंगल इंटीग्रल, उनके जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सेंटर ऑफ मैस होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस तरह की चीजें फाइंड आउट करने में ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रल हमारे लिए काफी सारे हेल्पफुल होते हैं। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैस डेंसिटी। अगर रो आपके पास एक फंक्शन है दैट रिप्रेजेंट डेंसिटी एट दिस पॉइंट इन रीजन डी रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन है, तो आपको याद होगा कि डेंसिटी का फार्मूला ये होता था मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो इधर dm लिखेंगे और नीचे dv लिख लेंगे।
अब यहाँ से अगर आप डी एम फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप इसको यूं लिखेंगे रो डी वी। यहाँ से m की वैल्यू निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैथ की वैल्यू आपके पास निकल आएगी रो और dv। यहाँ पर रो जो है वो 2 वेरिएबल फंक्शन है, इसीलिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम डबल इंटीग्रल लेंगे अराउंड द रीजन d। इसी तरह चार्ज डेंसिटी के लिए भी बिल्कुल यही तरीकेकार इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है वो मैस नहीं होता बल्कि चार्ज होता है, मतलब डी क्यू ओवर डी वी उसको लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें, ये मैंने v लिख दिया, ये वॉल्यूम डेंसिटी है, लेकिन हम 2 वेरिएबल्स के लिए काम कर रहे हैं तो ये यहाँ पर सरफेस डेंसिटी का कंसेप्ट है, यहाँ पर एरिया आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा। जब हम ट्रिपल इंटीग्रल की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो वहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल होता है ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर, तो फिर हम वहां पर वॉल्यूम डेंसिटी का तस्वुर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सरफेस डेंसिटी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर डी वी नहीं आएगा बल्कि डी ए आएगा। तो यहाँ पर भी हम चार्ज डेंसिटी जो है ये भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट सीख रहे हैं, इसीलिए चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा। यहाँ से अगर आप चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डी क्यू, तो ये बन जाएगा सिग्मा डी ए। तो इसके डबल इंटीग्रल लेंगे तो ये चार्ज का मैंने नीचे फार्मूला लिख दिया है, ये टोटल चार्ज निकालने का तरीका आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस आपने फाइंड आउट करना है। सपोज कर लेते हैं कि एक लेमिना ऑक्युपाइज अ रीजन डी एंड हैज डेंसिटी फंक्शन रो, then the movement of lamina about x axis is given by। तो यहाँ पर x के अबाउट अगर आपने फाइंड करना है तो ये जो डेंसिटी फंक्शन है इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको आप सरफेस इंटीग्रल के जरिए से इंटीग्रेट कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने मूवमेंट अबाउट y एक्सिस निकालना हो तो फिर आप इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीकेकार ये होता है कि मूवमेंट अबाउट y आप ऊपर रखेंगे, मैस से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास इसका तरीकेकार आ जाएगा मूवमेंट को मैस से। और टोटल मैस निकालने का तरीका भी आपके पास ये वाला है। तो इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मैस है उसमें x कोऑर्डिनेट तो आप इस तरीके से निकालेंगे, ऊपर आपने डबल इंटीग्रल लेना है, मूवमेंट फाइंड आउट करना है, रो एक्स वाई का फंक्शन है और डी ए है, और डिवाइड करेंगे, मैस से डिवाइड कर रहे हैं तो मैस टोटल मैस का फार्मूला होता है डबल इंटीग्रल। ये दोनों फार्मूले हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखे हैं। तो अभी मैस निकालते वक्त इसके साथ एक्स यूज नहीं होगा, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस। इसी तरह दूसरा फार्मूला सेंटर ऑफ मैस का वाई कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला। फर्दर आपके पास है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो था इसको हम यूं डिफाइन करते थे एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी जनरल मतलब डेफिनेशन थी जो हमने एफएससी लेवल पे भी पढ़ी। अब यहाँ पर आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अगर डिफाइन करना होगा तो फिर यहाँ पे आर के बजाय वाई का स्क्वायर आएगा। बाकी ये सारा तो आपको पता ही है कि ये मैस को डिनोट कर रहा है। इसी तरह अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकालना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन निकालना चाहते हैं तो इसका तरीका ये होगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो वो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओरिजिन निकल आएगा। यहाँ पर हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं। फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, मतलब एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वाई के अबाउट निकालना है, ओरिजिन के अबाउट। एक होमोजीनियस डिस्क डी है जिसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, रेडियस उसका ए है।
अब सर्कल की अगर हम इक्वेशन लिखें तो रेडियस चूंकि a था तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बन जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक होगी और r जो है वो बिटवीन 0 एंड a बन जाएगा। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आर स्क्वायर के इक्वल होता है और रॉ यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए हम इसको आउटसाइड ले आए। डी ए की पोलर कोऑर्डिनेट्स का एरिया पुट करेंगे तो आर डी थीटा बन जाएगा। इनको आप इंटीग्रेट कर लें तो ये आपके पास ओरिजिन के अबाउट एक डिस्क जिसका रेडियस ए था उसका आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। अब जो डिस्क होती है ना, ये ऐसे होती है, सर्कुलर डिस्क होती है जो हमें प्रॉब्लम के अंदर दी हुई है। इसका मतलब है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट निकालो या वाई के अबाउट निकालो वो सेम होगा। तो ये रीजन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि आई एक्स और आई वाई जो है ना ये दोनों सेम है और प्रीवियस हमने ये फार्मूला भी पढ़ रखा। तो इसका मतलब है कि इस फार्मूले की मदद से आप इसको यूं बना सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू आई नॉट बन जाएगा। आई नॉट हम निकाल चुके हैं, 2 जो है वो इस तरफ जाकर डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि नीचे 4 आ जाएगा। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस की वैल्यू है और यही आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई उसकी वैल्यू है। जी नेक्स्ट आपके पास है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन से क्या मुराद है? देखिए, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे होते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते वक्त जैसे डिस्क का हमने लिया था तो उसके रेडियस आर हमने यूज किया, या जनरल इसका कंसेप्ट यूज करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन होती है एम आर स्क्वायर। अब ये जो आर होता है ना, ये जो बॉडी रोटेट कर रही होती है उस बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ कि सपोज करें कि ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट एक सर्कल के अंदर एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है इस तरीके से। यहाँ पर ये इस तरह एक बॉल है जो रोटेट कर रही है। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस लेते हैं ये आर होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेडियस आर है इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो वो आई डिवाइडेड बाय एम बन जाएगी। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आर आपके पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एम। लो जी, ये जो रेडियस है ये रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। नीचे ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए लैमिना अबाउट एन एक्सिस इज द नंबर आर सच दैट आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पर कहता है कि m जो है वो मैस है और I जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए लैमिना अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड इन दिस फॉर्म। एक एग्जांपल भी दी हुई है कि फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ द डिस्क। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम प्रीवियस प्रॉब्लम में फाइंड आउट कर चुके हैं। फार्म वो ऊपर पुट कर दें, नीचे उसका मैस पुट करें तो ये इनको डिवाइड करने के बाद ये आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन निकल आए जो कि उस डिस्क के रेडियस का हाफ है। जी यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है वो मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद कन्वर्जन सीखेंगे कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।